हेलो, नमस्कार। मैं आरती धर्मेवाल। आज मैं धन योग के बारे में बात करने आई हूँ। कुंडली के दूसरे और 11वें भाव, द्वितीय और एकादश भाव, जिसे हम सेकंड एंड 11th हाउस भी बोलते हैं। सेकंड भाव और 11th हाउस जो कि हमारे धन भाव और हमारी अर्निंग से जुड़े हुए हैं, हमारी इच्छाओं से, हमारे धन संचय से जुड़े हुए हैं। आज शुक्रवार का दिन भी है, मौनी अमावस्या भी है। हमारे पितरों की ब्लेसिंग, हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग का दिन भी है आज के। अमावस्या का दिन जो है वो राहु से भी जुड़े हैं, राहु महाराज जी से भी जुड़ा है, क्योंकि अमावस्या का जो दिन है वो हमारे पितृ से जुड़ा होता है और मौनी अमावस्या है। तो मुझे लगा कि आज के दिन ये टॉपिक लेके आना, क्योंकि आज के टाइम पे हम अपनी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम अपने रूट से छूटते जा रहे हैं। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो रूट्स हैं, उनसे हम बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। चाहे कुछ भी रीज़न है, चाहे हम अपने घर परिवार को छोड़ रहे हैं, चाहे हम अपनी सिटी को छोड़ रहे हैं, चाहे हम अपनी कंट्री को छोड़ रहे हैं, कोई भी रीज़न है। तो धन सिर्फ पैसा नहीं है। धन आपकी हेल्थ भी है, धन आपके बच्चे भी हैं, धन आपकी फैमिली भी है। तो ओवरऑल धन हम उसकी बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट कि आपके पास कितना पैसा रहने वाला है, आप कितने बड़े बिलियनियर या मिलियनियर बनने वाले हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। उसकी भी बात करूँगी मैं, क्योंकि हमारे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं कि ऐसा योग बताइए कि हमारे चार्ट में ऐसा योग है या नहीं है, उसकी भी बात करूँगी। बट आज जो स्पेशली मैं आपसे बात करने आई हूँ, मौनी अमावस्या, शुक्रवार का दिन, राहु का पूरा इन्फ्लुएंस, राहु का गोचर पाइसेस मीन राशि, जो कि हमारी 12वें भाव से कनेक्टेड है। 12वां भाव हमारा मोक्ष स्थान, 12वां भाव हमारा क्षीर सागर कहा गया है, विष्णु भगवान जहाँ पे विश्राम करते हैं, जहाँ पे सब कुछ अंधेरा है, जहाँ पे हमने सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं। तो राहु का गोचर वहाँ पे, राहु भगवान का गोचर वहाँ पे है। तो आज मैं उन सब छोटी छोटी बातों के बारे में बात करूँगी। कोशिश करूँगी कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, और कुछ अगर बातें रह जाएंगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा भाव, दूसरे भाव की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बर्थ चार्ट में? जब बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहला एनवायरनमेंट उसको उसका दूसरा भाव ही मिलता है। दूसरा भाव उसकी फैमिली है। वो किस माहौल में, किस मोहल्ले में, अगर मैं बोलूं, किस सिटी में, किस कंट्री में, किस फैमिली में उसने कौन सी फैमिली चूज करी है, वो दूसरा भाव भी डिसाइड करेगा। दूसरे भाव में क्या राशि है, दूसरे भाव में कौन सा नक्षत्र है, दूसरे भाव में कौन सा नक्षत्र का पद है, दूसरे भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो सब दूसरा भाव डिसाइड करेगा। दूसरा भाव आपका धन का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपकी कुल देवी देवता का भाव है, आपके जो पूर्वज, जो आपके कुल देवी देवता की पूजा जो अब तक करते आए हैं और आप जो अभी भी कर रहे हो, उसका भाव है। आपकी वाणी का भाव है। आपकी पहली
एजुकेशन, आपकी फर्स्ट एजुकेशन, आप जो बोलना सीखते हैं, एक बच्चा बोलना कैसे सीखता है? वो अपनी फैमिली मेंबर्स को देखता है, तभी तो उसको बोलना सीखना आता है। वो उस एटमॉस्फेयर को देख के ही तो सीखता है। तो दूसरा भाव वो है। दूसरे भाव के जो कारक हैं गुरु हैं, गुरु बृहस्पति देव, जो कि देव गुरु बृहस्पति देव एक्सपेंशन के कारक हैं, प्रोस्पेरिटी के कारक हैं। जहां जाते हैं वहां की बढ़ोतरी करते हैं। एबिडेंस, प्रोस्पेरिटी, जहां जाते हैं वहां की चीजों को बढ़ाते हैं, जिस भाव में जाते हैं। दूसरे भाव में शुक्र की राशि वृषभ राशि पड़ती है। वृषभ राशि खाने पीने की राशि है। वृषभ राशि फाइनेंस की राशि है। वृषभ राशि जो है आपके वाणी की राशि है। वृषभ राशि जो है वो आपकी बोली क्या है, आपके विचार क्या हैं, आपके फूड हैबिट्स क्या हैं, आपकी फैमिली में किस तरह की इनहेरिटेंस, किस तरह की लिनिएज, मतलब किस तरह की परवरिश चलती आई है, वृषभ राशि भी बताती है। दूसरा भाव भी बताता है, शुक्र। और दूसरे भाव में चंद्रमा जाके उच्च होते हैं। एक चंद्रमा ही इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जो कि वृषभ राशि में एक अपनी शत्रु की राशि में जाके उच्च होते हैं, और वही उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो चंद्रमा जो है वो आपके इमोशंस, आपके खाने पीने, आपकी सोच विचार, आपके मेंटल वेलबींग, आपके अंदर मदर फीलिंग, आपके नर्चर, आपको नरिशमेंट देने के कारक है। तो चंद्रमा वहां जाके उच्च होते हैं। आपको याद होगा कि पुराने टाइम में, पुराने घरों में स्टोर हाउस होता था। वहां पे गेहूं रखा जाता था, बाजरा रखा जाता था, कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ से निकाल के हम रखा। कुछ भी, कोई प्रॉब्लम, रेनी डेज जिसे बोलते हैं कि बुरा वक्त आ जाए या कुछ भी, स्टोर रखा। तो सेकंड हाउस वो स्टोर हाउस है, जहाँ पे हम अपने बुरे वक्त के लिए चीजों को संचय करके रखते हैं। चीजों की, जिसे बोलते हैं जो सर्वाइवल के लिए चीजें काम आती हैं। सर्वाइवल के लिए आपके लिए क्या काम आता है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें ही हैं। तो दूसरा भाव वो है। दूसरा भाव आपके घर की लक्ष्मी, यानी आपकी जो वाइफ है, आपकी वाइफ के जो हाथ में जो पैसे हैं, आपके वाइफ के हाथ में जो घर का पूरा खर्चा, घर की पूरी जो देख रेख है, वो दूसरा भाव है। तो अगर आपको याद होगा, या अभी भी ये चलन है कि पहले होता था कि पेरेंट्स, फादर जो होते थे, वो पूरा सैलरी जो होता था वो मदर के हाथ में लाके रखते थे और बोलते थे कि घर का खर्चा है, ये संभालो, और जो भी है अपने हिसाब से करो। और तो इस तरह से मदर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। तो घर की लक्ष्मी, दूसरा भाव। अब दूसरे भाव को हम अष्ट लक्ष्मी में से धान्य लक्ष्मी का भी स्वरूप देते हैं, दूसरे भाव को, क्योंकि वो धान्य लक्ष्मी यानी धान्य यानी ग्रेन्स, ठीक है, उनकी लक्ष्मी। अब वो ग्रेन्स आपकी खाने पीने का हो गया, आपकी मनी से रिलेटेड हो गया, वेल्थ की प्रोस्पेरिटी हो गया। जब भी किसी का दूसरा भाव डिस्टर्ब होता है तो ये मान के चलिए कि फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
अपब्रिंगिंग में कहीं ना कुछ इश्यूज हैं, या फैमिली में कुछ ऐसी हिस्ट्री रही है जिसके वजह से उस जातक या जातिका ने बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स झेले हैं, या कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं, जिसका असर उनकी वेल्थ पे भी पड़ता है और उनकी आने वाली जो जनरेशन है उस पे भी पड़ता है। मैंने क्यों बोला आने वाली जनरेशन पे क्यों पड़ता है, क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि पंचम भाव जो है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, आपका आने वाली जनरेशन, और पंचम से जो दूसरा भाव है वो आपका दशम भाव है, यानी आपके आने वाली जनरेशन का कर्म, यानी आपके आने वाली जनरेशन का कर्म भी आपका दूसरा भाव डिसाइड करता है। तो दूसरे भाव की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा यहाँ पे बन जाती है। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव, 11वां भाव अगर हम बात करें कलयुग की, तो 11वां भाव बहुत अच्छा भाव है। आपकी इच्छाओं का भाव है, आप इच्छाएं करते हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, और आपकी डिज़ायर्स हैं, वहाँ पे डिज़ायर्स फुलफिलमेंट हो रही हैं, आपकी अर्निंग है, आपके वहाँ पे आपके सोशल कनेक्शंस हैं, आपके या एल्डर सिबलिंग्स हैं, आपके बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम, आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम, ये सब 11th हाउस है, आपकी अर्निंग्स है। बट पुराने टाइम में 11वां भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता था, क्योंकि पुराने टाइम में आपका जो हमारे जो ऋषि मुनि, हमारा सनातन धर्म है, हमारा जो मेन मोटो है, हमारा मोक्ष की तरफ है, कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके मोक्ष की तरफ जाना है, या अपनी उन माया में उलझना नहीं है। और 11वां भाव ऐसा है क्योंकि राहु का भाव है ना, वो राहु और शनि, तो राहु तो माया में उलझाता है। तो और ये राहु की एज है, एक्वेरियस की एज है, ये हम जिस एज में हम जी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की एज है, एक्वेरियस की एज है। तो राहु तो माया में उलझाएगा। तो कलयुग में तो माया ही हावी है, तो हाँ, माया हावी है, अच्छी बात है। और 11वां भाव इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए 11वें भाव में कोई भी अभी भी प्लैनेट आता है, बैठा होता है, खासकर मेलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो, चाहे वो डेबिलिटेटेड क्यों ना हो, ठीक है, वो अपना रिजल्ट देगा, अपने हिसाब से देगा, ठीक है। तो 11वें भाव का मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूर्ति करनी है, 11वें भाव का मजबूत होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11वें भाव के स्वामी का मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके नक्षत्र के स्वामी का मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट है। राहु का प्लेसमेंट और राहु की जो स्ट्रेंथ है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे स्टैंड होगा। अब दूसरा और 11वां भाव जब भी कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं ये धन योग बनाता है। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव वृषभ का और 11वां भाव राहु और शनि का। तो अगर आपकी कुंडली में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर फिर वैसे भी देखें, राहु शनि शुक्र का कहीं से भी संबंध बन रहा है, 2-11 का संबंध, 2-12 का संबंध बन रहा है, कंजंक्शन में बन रहा है, ट्राइन में बन रहा है, एक साथ बैठे हैं, राशि परिवर्तन हो रहा है, एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके चार्ट में ये धन योग बन रहा है। बट ये अगर 6, 8, 12 में बन रहा है तो इसका जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा
कम हो जाता है, कम इन द सेंस कि रिजल्ट मिलेगा, बट 6-8-12 क्या है, दुष्टाना हाउस है, तो वो अपनी एज से रिजल्ट देते हैं। उनका जो रिजल्ट आता है वो इतनी जल्दी नहीं आता। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, 30, 31, 32, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उनका रिजल्ट आएगा, तो वो इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देते हैं। और जब भी 6-8-12 की दशा चलती है या उसमें बैठे ग्रह की दशा चलती है तो वो चैलेंज लेके आते हैं, ठीक है। और अर्निंग भी फिर अगर होती है, अगर इस तरह का कुछ योग बन रहा है 6-8-12 में, तो अर्निंग का भी जो योग होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं थोड़ी सी टेढ़ी अर्निंग होगी, जिसे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरह से तो इस तरह से बनेगा योग, ठीक है। धन योग एक तरह से बनता है जब नवम का संबंध 11वें भाव से और दूसरे भाव से बनता है। अब नवम भाव का संबंध यानी गुरु, कालपुरुष के चार्ट में गुरु नवम भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी शुक्र और 11वें भाव का स्वामी राहु। अगर इन तीनों का संबंध कहीं से बन रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं धनयोग बनाते हैं। कंडीशन पर यह है कि इनको राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, राशि और ये किस भाव में बन रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ भी देखनी है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। वृषभ राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। तुला राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, एक्वेरियस राशि, आपकी कन्या राशि और आपकी एरीज राशि। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लियो राशि भी ले सकते हैं। ये कुछ राशियां हैं जिनमें ये जब ग्रह बैठते हैं तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है, बट भाव भी देखना पड़ेगा। अगर ये 6-8-12 में जा रहे हैं, 6-8-12 में जाके 6-8-12 की लॉट के साथ बैठ गए हैं तो इनका रिजल्ट भी भंग हो जाता है, कैंसिलेशन जिसे हम बोलते हैं, कैंसिलेशन हो जाता है, तो वो भी देखना पड़ेगा। अब ये एक्टिवेट कब होते हैं आपके योग, धन योग एक्टिवेट कब होते हैं? अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप एरीज लगन उठाइए। एरीज लगन में आपका, चलिए एरीज लगन बहुत सिंपल है, ठीक है। आप वृश्चिक लगन उठाइए। वृश्चिक लगन में आपके दूसरे भाव में धनु राशि है और 11वें भाव में आपकी बुध की राशि है, कन्या राशि। अब गुरु और बुध का संबंध आपके चार्ट में 1-5-9 में बन रहा है, 4th हाउस में बन रहा है, 10th हाउस में बन रहा है, 11th हाउस में बन रहा है। और गुरु की स्ट्रेंथ कंबस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब गुरु अगर बुध के साथ है तो दैट मीन्स कि सूर्य भी आसपास होगा, क्योंकि बुध जो है सूर्य से 30 डिग्री के से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो गुरु को ज़्यादा समीप नहीं होना चाहिए सूर्य से, तो गुरु कंबस्ट नहीं होना चाहिए। इन दोनों का कनेक्शन, ठीक है। दूसरी ओर अगर दूसरा योग इस तरह से बनेगा, यहाँ पे नवम भाव का कनेक्शन, चंद्रमा और गुरु का कनेक्शन, चंद्रमा गुरु और बुध का कनेक्शन अगर आपका पाइसिस साइन में बनता है, पाइसिस में, कन्या राशि में, वृषभ राशि में अगर आपका बन रहा है और धनु राशि में बन रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा धन योग आपका देगा। अब एक्टिवेशन कब होता है?
एक्टिवेशन के लिए 4 मेजर प्लैनेट हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं। एक तो दशा भुक्ति, दशा अंतरदशा में उस प्लैनेट की दशा अंतरदशा जब चलती है तो वो प्लैनेट जो योग बनाया है, जिस प्लैनेट के साथ योग बनाया है, जब उसकी दशा अंतरदशा चलती है तो वो रिजल्ट एक्टिवेट हो जाता है, वो योग एक्टिवेट हो जाता है। दूसरा तब एक्टिवेट होता है जब गोचर आता है, जब राहु शनि का गोचर और गुरु का गोचर जब आपके इन भावों से गुजरता है या उन भावों के स्वामी के साथ गुजरता है, तब ये आपका एक्टिवेट होता है योग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया गुरु और बुध अगर आपके पाइसेस में बैठे हैं तो शनि अगले साल पाइसेस में गोचर करेंगे। माना यहाँ पे बुध नीच के हैं पर गुरु के साथ बैठ के यहाँ पे उनका नीच भंग हो रहा है, तो अगले साल यहाँ पे शनि गोचर करेंगे, तो शनि यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे इस योग को। गुरु पहले ही कर चुके हैं 2023 में गुरु पहले ही एक्टिवेट कर चुके हैं क्योंकि पाइसेस में वो आए थे, है ना। तो अभी फिर से पाइसेस में शनि आएंगे, फिर से मतलब 30 साल बाद वो अगले साल आएंगे, तो ये एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से आपके योग एक्टिवेट होते हैं, दशा से और आपके ट्रांजिट से। तो ये 2 चीजों से हमारे योग एक्टिवेट होते हैं, पर हमें योग के लिए ये भी देखना है कि वो किस भाव में बन रहे हैं। उनको 6-8 भाव के स्वामी उनका कैंसलेशन तो नहीं कर रहे हैं। जो योग बना रहे हैं धन भाव के स्वामी योग, वो D9 में किस डिग्निटी में है, वो वीक है, वो 6-8-12 के नवमांश में तो नहीं गए हैं, वो डेबिलिटेटेड तो नहीं है D9 में, उनके अंदर स्ट्रेंथ तो है। ये सब आपको चेक करना होगा, क्योंकि देखो योग तो बन जाते हैं सबके चार्ट में, बट वो योग एक्टिवेट हो रहे हैं, वो योग में स्ट्रेंथ है या नहीं, वो डिपेंड करता है D9, क्योंकि D9 क्या है, आपका फ्रूट है। D9 उस ग्रह की जो, उस ग्रह के अंदर क्या रस है, वो ग्रह कितना मीठा है कितना फीका है, वो बताएगा D9। तो D9 आपको चेक जरूर करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है धन योग से रिलेटेड तो आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा, मैं कोशिश करूंगी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आऊं आपके सामने, या फिर मैं कुछ और, अगर आपको कुछ और वीडियो अगर आपका कुछ और सजेशन है तो आप वो मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। नमस्कार।